नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस हिंदी साहित्य की क्लास में। तो आज की क्लास में हम लोग छायावाद के जो प्रमुख कवि हैं जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा और सुमित्रा नंदन पंत जी को पढ़ेंगे। और ये चंडीगढ़ पीजीटी हिंदी के सिलेबस में दिए हुए कवि हैं छायावाद के अंतर्गत। ठीक है, क्लास अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो लाइक जरूर कर देना। इसके अलावा जो D++ की टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी है उसके लिए भी ये क्लास काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो आप लोग देख सकते हैं आने वाले हर एग्ज़ाम में ही छायावाद से प्रश्न बनते हैं। तो शुरू करते हैं फिर आज की हमारी ये क्लास। छायावाद का जो समय है 1918 से 1936 के बीच माना गया है। ठीक है, और बहुत बार पूछा जाता है कि छायावाद शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन रहे। तो हिंदी में सर्वप्रथम पंडित मुकुटधर पांडे ने जबलपुर से प्रकाशित पत्रिका में सन 1920 में हिंदी में छायावाद शीर्षक से 4 किस्तों में एक लेख प्रकाशित किया था। ठीक है, 4 किस्तों में एक लेख प्रकाशित किया था। किसने? मुकुटधर पांडे ने। कब? 1920 में। ठीक है, और मुकुटधर पांडे को लिखित रूप में छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता स्वीकार किया गया है। तो ये बात ध्यान रखनी है, बहुत बार पूछा जाता है। सन 1920 में सुशील कुमार ने सरस्वती में हिंदी में छायावाद शीर्षक से एक संवादात्मक लेख प्रकाशित करवाया था। इस संवाद में 4 लोगों ने भाग लिया था: सुशीला देवी, हरि किशोर बाबू, चित्रकार राम नरेश जोशी तथा सुमित्रा नंदन पंत जी। ठीक है, उसके बाद छायावाद की परिभाषाएं आती हैं। एक क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि ये परिभाषा किसकी है, ये किसकी है। जब तक आपने पढ़ी नहीं होगी तो आप आंसर कैसे कर पाओगे, तो परिभाषाएं अच्छे से ध्यान में रखनी है। सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की परिभाषा है: छायावाद शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, यहाँ इसका संबंध काव्य वस्तु से है, अर्थात यहाँ कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में है। इतनी लंबी परिभाषा तो हो सकता है ना भी दी जाए, लेकिन मेन चीज़ ध्यान रखनी है कि इस परिभाषा में क्या कहा गया है। ठीक है, छायावाद के एक प्रयोग का संबंध किससे है? 2 अर्थों में इसको समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में है इसका अर्थ, और दूसरा है जिसका संबंध है काव्य वस्तु से, और दूसरा जो इसका प्रयोग है काव्य शैली से या काव्य पद्धति से है। ठीक है, फिर आती है नंद दुलारे वाजपेयी की परिभाषा: मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकता है। तो ये कहना है नंद दुलारे वाजपेयी का। जयशंकर प्रसाद जी क्या कहते हैं? जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमय अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। इतना ही ध्यान रख लेना कि ये किसने कहा है, ये जयशंकर प्रसाद जी ने कहा है। ठीक है, उसके बाद महादेवी वर्मा की परिभाषा बिल्कुल छोटी सी है और पूछी भी बहुत बार जाती है। छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। इसका मूल दर्शन सर्वात्मवाद है। छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, उसका मूल दर्शन सर्वात्मवाद है। डॉक्टर नगेंद्र की परिभाषा भी पूछ ली जाती है। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। वह एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है और जीवन के प्रति विशेष प्रकार का भावात्मक दृष्टिकोण है। ठीक है, उसके बाद आती है रामविलास शर्मा की परिभाषा: छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा है, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। तो उन्होंने क्या कहा है, थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है, उसके बाद कई बार नामवर की परिभाषा भी ध्यान में पूछी जाती है, ध्यान में रखनी है। छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है जो एक और पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता है तो दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। तो मुक्ति चाहने की बात किसने की है? नामवर ने। ठीक है, फिर आती है डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी की परिभाषा। वह छायावाद छायावाद को कह रहे हैं मूलतः शक्ति काव्य है, पुनर्जागरण चेतना का व्यापक और सूक्ष्म रूप है और अपनी अर्थ प्रक्रिया में मानव व्यक्तित्व को गहरे स्तरों पर समृद्ध करता है। ठीक है,
तो ये परिभाषा हो गई डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी की। तो इनमें से मुख्य रूप से जयशंकर प्रसाद की, महादेवी वर्मा की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की परिभाषा थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, ठीक है। और इसके बाद राम स्वरूप की, नामवर की। तो मतलब एक आइडिया होना चाहिए कि हाँ ये कहने वाले कौन हैं। फिर किसके अनुसार कौन सा प्रवर्तक है छायावाद का? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे को ही मानते हैं। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी सुमित्रा नंदन पंत जी को मानते हैं। प्रभाकर माचवे माखनलाल चतुर्वेदी को मानते हैं, ठीक है। इला चंद्र जोशी व कुछ अन्य विद्वान जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक मानते हैं। आगे आते हैं छायावादी कवि, जो कि चंडीगढ़ पीएचडी हिंदी के सिलेबस में दे रखे हैं। इसके अलावा एक मुक्तिबोध दे रखा है, ठीक है। सबसे पहले जयशंकर प्रसाद जी, ये 4 स्तंभ माने जाते हैं छायावाद की। तो छायावाद के 4 स्तंभों में से कौन सा नहीं है, ऐसे करके प्रश्न बन सकता है। तो जयशंकर प्रसाद हो गए, सुमित्रा नंदन पंत हो गए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हो गए और महादेवी वर्मा जी। तो ये 4 स्तंभ हैं छायावाद के, ठीक है। और इसमें 2 शाखाएं बना रखी हैं, बृहत्त्री शाखा और कह सकते हैं शाखा ही कह सकते हैं, और लघुत्री। बृहत्त्री में ब्रह्मा की बात करें तो जयशंकर प्रसाद जी को कहा गया है। विष्णु की बात करें तो सुमित्रा नंदन पंत जी को कहा गया है। महेश की बात करें तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को कहा गया है। ये तीनों किसके अंतर्गत आते हैं? बृहत्त्री के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। क्लास अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर कर दिया करो। छायावाद की लघुत्री में महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा, भगवती शरण वर्मा, तो तीनों वर्मा वर्मा आ गए, ठीक है। अब बात करते हैं जयशंकर प्रसाद जी की। थोड़ा जीवन के बारे में भी जानना जरूरी है, क्योंकि कई बार जन्म वगैरह ही पूछ लिया जाता है। तो जन्म हुआ था 1899 में और मृत्यु 1937 में। माता पिता का नाम है, पिता का नाम देवी प्रसाद और माता का नाम मुन्नी देवी है। गुरु मोहिनी लाल हो जाएंगे। और ये बाल्य नाम या उपनाम पूछा जाए तो झारखंडी या कलाधर आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये भी नाम भी बहुत बार पूछा जाता है, उपनाम या बाल्यावस्था का नाम, ठीक है। तो आगे इनकी जो महत्वपूर्ण कृतियां हैं वो तो याद रखनी ही रखनी है, और इनका क्रम याद रखना है। क्रम से प्रश्न बहुत बनते हैं। सबसे पहले उर्वशी 1909, वन मिलन 1909, ठीक है। प्रेम राज्य 1909, अयोध्या का उद्धार, राज्य की बात आ गई तो उसके बाद अयोध्या का उद्धार 1910, ठीक है। पहले उर्वशी, वन मिलन, फिर प्रेम राज्य, तीनों एक ही सन में प्रकाशित होने वाली ये इनकी रचनाएं हैं। उसके बाद आती है अयोध्या का उद्धार 1910, शोकाश्वास 1910, भब्रुवाहन 1911, कानन कुसुम 1913। प्रश्न जहाँ से पूछा जाता है कानन कुसुम प्रेम पथिक, ठीक है। कानन कुसुम 1913, प्रेम पथिक 1914, महाराणा का महत्व 1914, चित्राधार 1918। फिर यहाँ से सीक्वेंस याद रखना है, झरना, आंसू, लहर, कामायनी। झरना लगा आंसुओं का, लहर चल पड़ी कामायनी। झरना, आंसू, लहर। झरना 1918, आंसू 1925, लहर 1933 और कामायनी 1935। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता सावन पंचक सन 1906 में भारतेंदु पत्रिका में कलाधर उपनाम से प्रकाशित हुई। तो 1906 में भारतेंदु पत्रिका में जयशंकर प्रसाद की सावन पंचक पत्रिका कविता मतलब प्रकाशित हुई थी। किस नाम से? कलाधर नाम से, ठीक है। कलाधर नाम से उनकी 1906 में प्रकाशित होने वाली कविता कौन सी है? तो सावन पंचक। जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी कविता, छायावादी कविता की बात करें तो प्रथम कौन सी हो जाएगी? प्रथम प्रभात। प्रथम कविता छायावादी प्रथम प्रभात सन 1918 में प्रकाशित हुई थी, जो झरना में संकलित है, ठीक है। झरना में संकलित है। जयशंकर प्रसाद जी की प्रथम पुस्तकाकार रचना उर्वशी है। यह एक चंपू काव्य है, ठीक है। यह एक चंपू काव्य है। खड़ी बोली में जयशंकर प्रसाद का प्रथम काव्य संग्रह कानन कुसुम है। तो भाषा भी पूछ ली जाती है कि कानन कुसुम किस भाषा की रचना है?
खड़ी बोली का ये काव्य संग्रह है। ठीक है। उसके बाद जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित झरना को शायावाद की प्रथम रचना स्वीकार किया गया है। तो झरना को शायावाद की प्रथम रचना स्वीकार किया गया है। इसको शायावाद की प्रथम प्रयोगशाला भी कहा जाता है। इसको शायावाद की प्रथम प्रयोगशाला भी कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित झरना को शायावाद की प्रथम रचना स्वीकार किया गया है और इसको शायावाद की प्रथम प्रयोगशाला भी कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद कृत आंसू 133 छंदों का विरह प्रधान स्मृति काव्य है। ठीक है, याद रखना है। आंसू, आंसू से ही आप समझ सकते हैं कि एक विरह प्रधान कृति हो सकती है। और इसमें कितने छंदों का प्रयोग हुआ है? 133। इसे हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। ठीक है, मेघ क्या होते हैं? बादल होते हैं। तो मेघदूत मतलब कि आंसुओं की बारिश, ऐसे आप इसको संबंधित करके याद रख सकते हैं। जयशंकर प्रसाद कृत चित्राधार में इनकी व्रज भाषा में व्रज में रचित कविताएं संकलित हैं। ब्रज भाषा की जो कविताएं हैं किसमें संकलित हैं? चित्राधार में। प्रसाद कृत प्रेम पथिक प्रथमतः ब्रज भाषा में सन 1909 में लिखा गया था, जिसको इन्होंने खड़ी बोली में अनुवाद सन 1914 में किया। तो इनकी जो रचना है प्रेम पथिक सर्वप्रथम किस भाषा में रचित हुई थी? ब्रज भाषा में 1909 में। उसके बाद इन्होंने अनुवाद किया खड़ी बोली में 1914 में। ठीक है। उसके बाद जयशंकर प्रसाद की रचना है जो कामायनी महाकाव्य। इससे बहुत प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ पर इसमें सर्ग ही पूछ लिए जाते हैं तो कितने हो जाएंगे? 15 सर्ग। इम्पोर्टेंट है, कितने सर्ग हो जाएंगे? 15 सर्ग इसमें हो जाएंगे। ठीक है। अंगिरस, शांत, निर्वेद कह सकते हैं। ठीक है। दर्शन, समरसतावाद, समरसतावाद, आनंदवाद। और मुख्य पात्र मनु, श्रद्धा, ईड़ा, कुमार। मुख्य छंद ताटंक छंद। कामायनी के सर्ग कौन कौन से हैं? चिंता, आशा। चिंता में आशा तो रहती है। श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वपन, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। तो ये 15 इसके सर्ग हो जाएंगे। संख्या याद रखनी है। ठीक है। उसके बाद मतलब कौन किसका प्रतीक है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मन मनु का प्रतीक है। हृदय श्रद्धा का प्रतीक है। बुद्धि नहीं, मनु मन का प्रतीक है, सॉरी, मनु मन का प्रतीक है। श्रद्धा हृदय का प्रतीक है। ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है और कुमार मानव का प्रतीक है। ये कामायनी के पात्र हैं। ठीक है। उसके बाद आचार्य शांति प्रिय द्विवेदी ने कामायनी को शायावाद का उपनिषद कहा है। तो शायावाद का उपनिषद कामायनी को किसने कहा है? आचार्य शांति प्रिय द्विवेदी ने। जयशंकर प्रसाद को प्रेम और सौंदर्य का कवि माना जाता है। अगले जो आपके कवि हैं सिलेबस में वो हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो उनका जीवन वृत्त जान लीजिए पहले। ठीक है। उनका जन्म हुआ 1899 में और मृत्यु हुई 1961 में। कहाँ हुआ जन्म? महिषादल मेदिनीपुर में। मृत्यु स्थान इलाहाबाद। पिता राम सहाय त्रिपाठी, पत्नी मनोहरा देवी और पुत्री सरोज। पुत्री का नाम बहुत पूछा जाता है सबको, वैसे तो ध्यान हो गई। इनकी मुख्य काव्य कृतियाँ आ जाएंगी अनामिका, परिमल। इनका क्रम याद रखना है। अनामिका 1923, परिमल 1930, गीतिका 1936। ठीक है। फिर ये तीनों तो खास करके पूछी जाती हैं। फिर तुलसीदास 1938, कुकुरमुत्ता लंबी कविता इनकी 1942, अणिमा 1943, बेला 1946, नए पत्ते 1946, अर्चना 1950 और उसके बाद आराधना 1953, गीतगुंज 1954, संध्या काकली 1969। तो ये हो गए इनकी प्रमुख कृतियाँ। और आगे इनका जो प्रथम संग्रह, अंतिम संग्रह, प्रथम कविता, अंतिम कविता, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रथम संग्रह हो जाएगा अनामिका, अंतिम हो जाएगा संध्या काकली। ठीक है। प्रथम पूछा जाए तो अनामिका, अंतिम संध्या काकली
काकली, फिर प्रथम कविता जूही की कली 1916, ठीक है, और अंतिम कविता पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ। तो ये हो गए निराला के मेन क्वेश्चन। निरालाकृत, अनामिका और परिमल में संकलित कविताएं, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है इसका, ठीक है। तो कौन सी कविताएं परिमल में संकलित हैं और कौन सी अनामिका में? सरोज स्मृति उनकी बेटी की याद में जो लिखी कविता है 1935। सम्राट एडवर्ड के प्रति, प्रेयसी, राम की शक्ति पूजा। अनामिका में संकलित 2 कविताएं ये प्रमुख हैं, इनको ध्यान में रखना है। सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, ठीक है। रेखा हो जाएगी तोड़ती पत्थर, सच है, ये द्वितीय संस्करण 1938 में प्रकाशित है। उसके बाद आता है परिमल में कौन कौन सी हैं? अधिवास, जूही की कली, यहाँ जूही की कली का ध्यान रखना है। बादल राग, विधवा, भिक्षुक, संध्या सुंदरी, पंचवटी प्रसंग। जूही की कली और बादल राग यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, ठीक है। पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कुछ आलोचक मुक्त छंद को रवर या केंचुआ छंद भी कहते हैं। तो किस छंद को रवर या केंचुआ छंद कहा जाता है? मुक्त छंद को। निराला ने कवित्व को हिंदी का यातीय कवि कहा है, यातीय छंद कहा है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। आज थोड़ा सर दर्द हो रहा है, तो 2 कवि आज हम कंप्लीट कर लेंगे। आपका पेपर नज़दीक देखते हुए मैंने वीडियो बनाई कि यहाँ से अगर शायावाद से प्रश्न आता है तो यहाँ से आ जाएगा, क्योंकि शायावाद इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, यहाँ से प्रश्न बनता है हर हिंदी के एग्ज़ाम में, तो ध्यान रखना है, ठीक है। निराला ने परिमल की भूमिका में लिखा है कि मनुष्य की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। तो किसकी भूमिका में लिखा है? परिमल की। निरालाकृत सरोज स्मृति को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ तथा प्रथम शोक गीत माना गया है। निरालाकृत सरोज स्मृति को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ और प्रथम शोक गीत माना गया है, ये भी ध्यान रखना है। निरालाकृत राम की शक्ति पूजा महाकाव्य का उपजीव्य बंगला ग्रंथ कृतवास रामायण है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। निरालाकृत तुलसीदास 101 छंदों में रचित एक खंड काव्य है। कौन सा खंड काव्य है, कौन सा महाकाव्य है, ये भी ध्यान रखना है। निराला ओज, औदात्य और विद्रोह के कवि हैं, ठीक है। यहाँ हमने जयशंकर प्रसाद के बारे में पढ़ा था कि वो प्रेम के कवि हैं, ठीक है। तो इसका भी आपने ध्यान रखना है। निराला कुंठ एवं व्यस्क श्रृंगार दृष्टि तथा तृप्ति के कवि हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार बहु वस्तु स्पर्शिनी प्रतिभा निराला जी में है, ठीक है। तो आगे आते हैं प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत। तो ये हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। कल संडे है, जल्दी ही क्लास आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए धन्यवाद। बने रहिए चैनल के साथ, इसी तरीके से हम लोग अगले एग्ज़ाम की तैयारी भी करते रहेंगे, ठीक है।